ये हो गया था, ये बचा था, ये बचा था ना, मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे थे। ये चैत्य विहार बताए थे ना। एक साथ सेल्यूकस निकेटर का इन्वेजन बता दिए थे। इसकी वाइफ का क्या नाम था? अरे इसकी वाइफ का भी नाम था, बताया नहीं थे कल? अच्छा हाँ, उसकी वाइफ का, अलेक्जेंडर की वाइफ का। हाँ रुखसाना, उसने वाइफ बांधी थी राखी किसको? पोरस को। हाँ तो वो बता दी। चंद्र मौर्य साम्राज्य सुंग किसका पतन के बाद बना था मौर्य साम्राज्य? हाँ नंद वंश का तख्ता वो करके पलट। कौन है वो? विद्यार्थी है। अच्छा चलो हो। नंद वंश के नंद वंश के विनाश के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। ठीक, हमने बता दिया था, ये सारी चीजें बता दी थी कि कैसे नंद वंश का विनाश हुआ था और कैसे जाके इनका चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन में आते हैं उस समय में देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत कितनी टेरिटरी थी? इधर कांधार वाला रीजन और इधर कौन सा रीजन था? कौन सा था? कंबोज और ये कांधार वाला रीजन। ठीक, और यहाँ पर क्या था? उज्जैन वाला, मैंने दिखाया था यहाँ पे, ये उज्जैन वाला। ठीक, और ये तोसली था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? सुवर्ण गिरी। तो ये हमारा पूरा क्या था? उसकी टेरिटरी थी, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, उस समय की। ठीक, अब आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिरलुकस निकेटर के बारे में हो गया था। उन्होंने 7 बताया था कि जो कितने कितने क्लास में बटी है चंद्रगुप्त के समय में, कितने क्लास में बताया था? 7 जो वहां की क्लासेस हैं, 7 प्रकार के 7 विभाजन है। ठीक, और उस समय की सबसे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रभावकारी क्या थी? इसके पास सेना थी। कौन बता रहा है ये? कौन बता रहा है? मेगास्थनीज अपने इंडिका में ये बात कह रहा है। मुद्रा राक्षस में नंद वंश का विनाश होके चंद्रगुप्त कैसे राजा बनता है उसका वर्णन किया है। किसने? विशाख दत्त ने ये चीजें हो गई थी। और ये सारे हमने सोर्सेस के बारे में बताए थे कि कैसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। ठीक, अब देखो अर्थशास्त्र के बारे में बता दिया था। हाँ नहीं जमा कर दो। देखो अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। अर्थशास्त्र का में सप्तांग सिद्धांत किसमें दिया गया है? अर्थशास्त्र में केवल अर्थ नहीं है, उसमें इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सब कुछ मेंशन किया गया है इस अर्थशास्त्र में। लेकिन पता नहीं कैसे इसका नाम अर्थशास्त्र रखा गया है। क्यों अर्थशास्त्र इसलिए रखा गया होगा? संभवतः कि जो भी चीजें हैं जुड़ी हुई अर्थ से ही होंगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो, चाहे राजा को राज सिंहासन पर बैठना हो, तब एवरीथिंग विल बी किससे वो होगा? एडमिनिस्टर अर्थ से तो ये सारे सप्तांग सिद्धांत उसमें दिए थे। और सप्तांग सिद्धांत में क्या आते हैं? साउथ कॉन्क्वेस्ट कैसे पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का? जो तमिल टेक्स्ट है उसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो तमिल टेक्स्ट थे इनसे पता चलता है, और अशोका के एडिक्ट से कि उनके साउथ का एक्सपेंशन कितना था। ठीक, और ये मैंने ये सोगौरा कॉपर इंक्रिप्शन जो गोरखपुर में है उसके बारे में बताया था। उस पर क्या लिखा था? चंद्रगुप्त ने फेमिन रिलीफ कार्य करवाया था, यानी कि जो अकाल से संबंधित कार्य था, सूखा से, उसे कार्य करवाया था। ठीक, एज पर जैन टेक्स्ट राजवल्ली, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। और ये कॉइन भी बता दिया था कि उस समय पंचमार्क कॉइन चलते थे, सिल्वर और कॉपर के, जिसमें पिकॉक, हिल, इस तरीके की आकृतियां बनी होती थी। वो चौकोर होते थे और उसमें एक पंच बना होता था। ठीक, वो किसी भी, जैसे पहाड़ और मोर, इस तरीके के मोस्टली थीम मिलते थे। अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे था। चंद्रगुप्त सामने चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चलता था, मतलब कि पूरा उसका जैसे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उस तरीके वो किंग था उस समय, तो वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था। तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रॉपर एकदम जैसे अभी दिख रहा है आप लोगों को, वैसा एडमिनिस्ट्रेशन उसने बना रखा था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर अर्बन और लोकल विलेज लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज हम देखते हैं ना त्रिस्तरीय सरकार, 3 टियर पर गवर्नमेंट, उस समय इसने बना रखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट में अध्यक्ष होता था, जो उसके डिपार्टमेंट होते थे, उस डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष होता था। उसके 6 डिपार्टमेंट थे,
और 5 डिपार्टमेंट थे, और 5 डिपार्टमेंट में कौन थे, 6 व्यक्ति थे, और 30 मेंबर की कमेटी थी उसकी, ठीक। और उस सब जो जितनी भी कमेटी थी, हर कमेटी का एक क्या होता था, अध्यक्ष। इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट, जो पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिपार्टमेंट में बटा था, और ईच डिपार्टमेंट हेडेड बाय द सुप्रिटेंडेंट, उसका अध्यक्ष होता था सुप्रिटेंडेंट, नोन एज अध्यक्ष। और समहर्ता, समहर्ता क्या होता था, चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू से रिलेटेड डिपार्टमेंट था उसका क्या होता था, समहर्ता, वो चीफ होता था, ठीक। हाईएस्ट ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ असेसमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होता था चंद्रगुप्त मौर्य के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में समहर्ता, जो कि किसका कार्य करता था, रेवेन्यू का सबसे हाईएस्ट था, ठीक। रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू का क्या, रेवेन्यू के असेसमेंट की, जैसे मान लो चंद्रगुप्त के का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का असेसमेंट कैसे होगा कि इस साम्राज्य से कितना टैक्स कलेक्ट किया जाना चाहिए, तो वो काम करता था कौन, समहर्ता, असेसमेंट का काम करता था, ठीक। और सन्निधाता क्या करता था, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर। ट्रेजरी समझते हैं, खजांची, स्टोर को वो क्या करता था, कोष, तो कोष को ये कौन करता था, सन्निधाता। तो कौन, अध्यक्ष, समहर्ता और सन्निधाता और सेनापति। ये सेंट्रल जो होता था, सेंट्रल कमांड, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ये 4 बहुत, और एक साथ में और होते थे अमात्य, जो जस्टिस से रिलेटेड होता था, ठीक, जस्टिस से रिलेटेड होता था। अमात्य सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ। तो अमात्य, सेनापति, सन्निधाता, समहर्ता और अध्यक्ष, ये उसके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या थे, कोर थे, ठीक। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से हम मूव करते हैं कहां पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जितना बड़ा साम्राज्य था, हर साम्राज्य कॉन्फेडरेरी में बटा था, और हर कॉन्फेडरेरी का एक क्या था, गवर्नर था। तो गवर्नर मोस्टली राजा का बेटा होता था, प्रिंस जी से, तो गवर्नर लगभग उसी को नियुक्त कर दिया जाता था। और हर जो कॉन्फेडरेरी थी, हर कॉन्फेडरेरी के अपने डिस्ट्रिक्ट्स थे, और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये होते थे प्रादेशिका, जो कि आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट होता था। आज का जो डीएम होता है उस समय का प्रदेशिका होता था। प्रदेशिका, राजुका और युक्ता, ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर क्या थे, ऑफिसर थे। अब इनके अलग अलग काम क्या हैं। प्रादेशिका क्या करता था, पोजीशन एंड फंक्शंस मॉडर्न कलेक्टर, जो मॉडर्न कलेक्टर का काम था आज के समय में, वो उस समय कौन करता था, प्रादेशिका। राजुका का क्या काम था, राजुका का सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ लैंड, लैंड का असेसमेंट करता था, सर्वे करता था कि कितना आबादी है, कितना आबादी मतलब कितने पर लोग रह रहे हैं, और कितना एग्रीकल्चरल लैंड है, कितना पर एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक। तो वो कहां से पता, वो कौन करता था, राजुकास। युक्ता क्या करता था, युक्तास और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल असिस्ट टू राजुकास, इसका सबऑर्डिनेट होता था और इसको असिस्ट करता था असेसमेंट में, ठीक। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अब उसके बाद आते हैं पूरे जो मगध साम्राज्य था उसको 2 भाग में बांट रखा था, एक अर्बन और एक विलेज, अर्बन और रूरल। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, देयर वाज अ म्युनिसिपल बोर्ड, बताया ना, विद 30 मेंबर, जो महानगर टाइप के होते थे, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी, जो ज्यादा, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उस समय, उज्जैन, ये सब क्या थे, मगध महाजनपद के म्युनिसिपल्स थे। म्युनिसिपल यानी कि जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वैसे बड़े बड़े शहर थे, महानगर थे। तो 30 जो हमारे अर्बन था, वहां पे क्या होता था, म्युनिसिपल बोर्ड्स विद 30 मेंबर इन दी अर्बन एरिया। अब विलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ ग्रामीणी, जो ग्रामीणी होता था मौर्य साम्राज्य के समय में, वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता था, हेड होता था, विलेज। एंड हिज ऑफिशियल सुपीरियर वाज कॉल्ड दी गोपा, हु वाज द इन चार्ज ऑफ दी 10 और मोर विलेजेस। जो देखो, सेंट्रल जो विलेज के रूट पर होता था वो कौन था, ग्रामीणी, लेकिन ग्रामीणी के ऊपर जो होता था वो गोपा होता था, ठीक। यानी जो गोपा होता था वो कई गांव का हेड होता था, उसके अंतर्गत कई ग्रामीणी आते थे, ठीक। अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 30 मेंबर की बॉडी होती थी, वो पूरे अर्बन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, जैसे दिल्ली है, ठीक। तो दिल्ली के लिए ऐसे मेंबर बॉडी बना रखा था। और मान लो जहां पर ज्यादा विकसित नहीं है, गांव है, तो वहां पर ग्रामीणी और गोपा, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रादेशिका, राजुका और युक्ता, सेंट्रल पर अध्यक्षा और समहर्ता, सन्निधाता और कौन, सेनापति और अमात्य, ये देखते थे। अमात्य का काम था जस्टिस से रिलेटेड काम देखना, ठीक, न्याय प्रदान। हाँ, कौन सा,
सन्निधाता, सेनापति, ये 5 ही है ना, 5 ही, 6 कहाँ है? 5 ही तो बताया, और भी हो सकते हैं लेकिन ये मेन कोर हैं, ठीक। जो न्याय दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, ट्रेजरी का मेंटेनेंस कर रहे हैं, अध्यक्षा डिसीजन, और सेनापति ये, ठीक। जो मैंने सप्तांग सिद्धांत आप लोगों ने देखा था कि चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था, तो उन सप्तांग सिद्धांत का क्या मतलब था वो दिया है। ये लिम्स है, लिम्स माने भुजाएं, लिम्स बॉडी पार्ट, और ये उसका एनालॉजी। जो राजा होता था किसी भी राज्य का, वो क्या होता था? हेड होता था। किंग वॉज द हेड ऑफ एनी किंगडम। ये कौन बता रहा है? ये चाणक्य बोल रहे हैं अपने सप्तांग थियरी में। और जो अमात्य होता था, मिनिस्टर, वो क्या होता था? आंख। तो आंख सबसे जरूरी होती थी। बहुत तुम्हारे पास हेड ही है लेकिन आंख ही न हो तो हेड का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए अमात्य को बहुत ही वो दिया जाता था, ठीक। अब बताओ, जनपद, जो टेरिटरी थी, पॉपुलेशन, वो क्या थे? उसके लेग थे। बहुत राजा हो लेकिन जनता ही नहीं है तो राजा का मतलब ही नहीं है, ठीक। बहुत हम पढ़ाएं लेकिन आप ही लोग नहीं है तो क्या मतलब है, ठीक। दुर्ग, फोर्ट, दुर्ग, फोर्ट, देखो फोर्ट क्या होता था राजा का? किंगडम का बाँ होता था, आर्म। और जो कोष होता था, ट्रेजरी, क्या होता था? माउथ, ठीक। और क्या कहते हैं, जो आर्मी होता था, दंड, जस्टिस, वो कौन होता था? ब्रेन होता था किंगडम का। और एलाई क्या होता था? ईयर, कान। अगर तुम्हारा एलाई होगा तो तुमको सोचना है क्या करेगा? देगा, प्रदान करेगा, नहीं तो क्या मतलब वो स्पाई का काम करेगा तुम्हारे लिए, ठीक। तो ये था पूरा चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, ठीक। लर्न जैनिज्म अंडर द भद्र बाहु। जो चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य था, वो किसके अंतर्गत है? भद्र बाहु के अंतर्गत क्या सीखा? जैनिज्म का उसने लिया, और वेंट विद हिम टुवर्ड्स। और इसी भद्र बाहु की वजह से मैंने कल बताया था ना, क्या हुआ था? डिवीजन हुआ था जैनिज्म में। स्थूल बाहु वहां रह गया था, भद्र बाहु यहाँ आ गया था। कहाँ पे? श्रावण बेलगोल, कर्नाटका। तो इसी के साथ भद्र बाहु के साथ कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य। श्रावण बेलगोल आया और संलेखना पद्धति से फास्टिंग अनटू टू डेथ 298 ईस्वी में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। कॉल्ड इंडिया फर्स्ट ग्रेट एम्पायर। इसको इंडिया का पहला ग्रेट वो बोला जाता है एम्पायर। किसको? मौर्य साम्राज्य को। क्योंकि इसने कहां तक, इसका अभी आगे दिखाता हूं कि जैसे मौर्य साम्राज्य में अंतिम शासक कौन होता है? महान अंतिम शासक बताओ। अशोक। अशोक के बाद उसका पुत्र नहीं, उसका नाती होता है, समझ रहे हो? तो वो सबसे मतलब लास्ट होता है। तो अब उसी को अभी दिखाते हैं। देखो, जूनागढ़, गिरनार, इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। ये जो रुद्रदामन था, ये रुद्रदामन था शक। ये पश्चिम से आक्रमण होता है इनका, ये भारत के नेटिव नहीं थे, ठीक। जब मौर्य साम्राज्य विखंडित हो जाएगा तो भारत के पश्चिम से क्या होता है? बहुत सारे, ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए, जब मौर्य साम्राज्य, देखो आप एक थीम याद रखना माइंड में, जब भी कभी देश में कोई सेंट्रल थीम, कोई साम्राज्य विकसित हो रहा होगा, कोई साम्राज्य आगे बढ़ रहा होगा, उस स्थिति में क्या होगा कि पश्चिमी ताकतें या जो आक्रमणकारी ताकतें होंगी वो भारत पर हमला नहीं कर पाएंगी, और हमला करेंगी तो हार जाएंगी। लेकिन जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जब सेंटर में कोई पावरफुल लीडर नहीं रह जाएगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब खत्म हो जाएंगे, अच्छे एबल रूलर नहीं आएंगे, तो वो आक्रमण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आक्रमण की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और भारत को कई हद तक भारत के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद पश्चिम की ओर से बैक्टीरियन एम्पायर, ग्रीक, हूण और ये शक, इन सब का क्या होने लगता है? आक्रमण होने लगता है, ठीक। आक्रमण होने लगता है, और उसी आक्रमण में ही एक आक्रमण था किसका? शकों का आक्रमण। और उसी शकों में से एक महत्वपूर्ण था ये रुद्रदामन किंग, ठीक। तो रुद्रदामन ने क्या करा कि रुद्रदामन ने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रदामन, रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ में इंक्रिप्शन लिया, उसमें गवर्नर क्या था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त था। बिल्ट द सुदर्शन लेक। पुष्यगुप्त को गवर्नर बनाया गया था जूनागढ़ वाले एरिया में, ठीक। जूनागढ़ वाले एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त गवर्नर था, ठीक। जो जूनागढ़ एरिया कहां पे है? जूनागढ़ गुजरात साइड में, गिरनार साइड में, वहां पे उस समय चंद्रगुप्त के समय पर ये गवर्नर था। रुद्रदामन बता रहा है अपने इंस्क्रिप्शन में कि जो गवर्नर था, क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गिरनार का, उसने क्या कराया था यहाँ पे? क्या है यार? चूहा। डोंट वरी, चला जाएगा वो।
उसको बात समझ में आ गई। देखो देखो, गवर्नर पुष्यगुप्त बिल्ड द सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक का निर्माण किसके समय में हुआ? पुष्यगुप्त के समय में। ठीक, ध्यान रखना, गवर्नर था पुष्यगुप्त बिल्ड द सुदर्शन लेक इन द सौराष्ट्र, गुजरात में। सोच द चंद्रगुप्त वेस्टर्न एक्सटेंस। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य गुजरात तक, वेस्ट साइड में गुजरात में फैला हुआ था। ठीक, किस इसके इंक्रिप्शन से? जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन से। ठीक, इससे हमें पता चलता है कि पश्चिम में उसका कितना विस्तार था। जस्टिस, ये देखो, जस्टिन कॉल्ड हिम सेंड्रो कॉट्स। किसने? ये जस्टिन थे, पश्चिम के दार्शनिक थे उस समय के। ठीक, जियोग्राफर थे और दार्शनिक भी थे। तो ये इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? इसको सेंड्रो क्लॉट्स। और ये प्लूटार्क उस समय क्या बोल रहे थे इसको? ये बोल रहे थे एंड्रो क्लॉट्स। ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य को, ये चंद्रगुप्त मौर्य की को तो पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त दिख नहीं रहा? हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, हाँ, किसने? किसके बारे में? ये चंद्रगुप्त के बारे में बोल रहा है, प्लूटार्क बोल रहा है। वो जस्टिन ने बोला एंड्रोकोटस किसने बोला? इन्होंने बोला, प्लूटार्क ने। एक बार चेक करो, क्या बोल रहे हो आप? बिंदुसार को। तो हाँ, उसके लिए अलग है ना, ऐड है आगे। सेंड्रोक्रेट्स तो इसे ही बोला जा रहा है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्या हो गया इसको? हाँ, क्यों सिर उठाने पड़ रहा है? क्या चमक? बंद कर दे, वहीं से ही था। ठीक है, कल से वहीं लगाएंगे, लेकिन सैटरडे को यहीं लगाएंगे। सैटरडे को यहाँ ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। हाँ, ऊपर बैठ जाओ, मैं उधर हो जाता हूँ। वैसे यहाँ कंफर्टेबल था, लेकिन थोड़ा ये सर उठा के देखना पड़ रहा होगा, यही दिक्कत है। अरे पढ़ो भाई तुम लोग। क्या हो गया? हाँ, हम ऐसे खड़े होके पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, चलो देखो भैया, अब देखो यहाँ देखो, पहले चंद्रगुप्त को मार देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब हमें देखो, विलियम जॉन्स आइडेंटिफाई सेंड्रोकोटस एज अ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो विलियम जॉन्स आते हैं, पहले तो पता ही नहीं था कि किसके बारे में कह रहे हैं ये सेंड्रोकोटस। तो फिर विलियम जॉन्स आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं भैया, वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कह रहे हैं। ठीक, एज पर द प्लूटार्क, चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड इंडिया विद 6 लाख आर्मी एडेड बाई चाणक्य। उस समय प्लूटार्क कह रहे हैं कि 6 लाख आर्मी के साथ चंद्रगुप्त ने पूरे भारत साम्राज्य को कॉन्कर किया, वो भी हेल्प किसके? चाणक्य के हेल्प से। ठीक, ये देखो, फिर जाते हैं, वही बताते हैं, सूखा पड़ता है 12 साल, मतलब जैनिज्म के 200 साल बाद क्या होता है? 12 साल का लगभग सूखा पड़ता है। अब उस सूखा के दौरान भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त कहाँ चले जाते हैं? श्रावण बेलगोल जाते हैं। ये उनका फुटप्रिंट है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि वहां के शिला पर, द फुटप्रिंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य ऑन द चंद्रगिरी हिल। चंद्रगिरी हिल पर उनका फुट है। और वेयर चंद्रगुप्ता क्या किया था उसने? संलेखना से क्या किया? अपना डेथ को चला गया। अब उसके बाद कौन आता है? सन बिंदुसार। किस, कौन? हाँ, वो रियल फुटप्रिंट है, वो बड़े नहीं है, बड़े नहीं है, दिख रहा है आपको बड़े, अभी पता चल रहा है। हाँ, चरण पादुका लेनी है। ये देखो, पैर नहीं, इतने बड़े नहीं है, छोटा तुम्हें बड़ा दिख रहा है। पहाड़ पे निशान कैसे बन सकता है? वो पता है आप लोगों को? क्या नाम है ये जो शिव जी का मंदिर पहाड़ में मंदिर बना दिया है? क्या नाम है? नहीं, अब ऐसे चिन्ह, अब यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो किसी ने, आप लोग फालतू का सवाल पूछते हो। हाँ, पागल हो क्या? वो फाउंडेशन में बात करेंगे, अभी यहाँ काम करो। देखो, सन ऑफ चंद्रगुप्ता एंड ये धुरंधरा,
चंद्रगुप्त। ये कौन है भाई? दुर्धरा। दुर्धरा देखो जो भी उसकी बेटी थी। घनानंद कौन था? सुनो, घनानंद कौन था? हाँ, घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा। दुर्धरा के साथ उसका विवाह हुआ था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। और एक वाइफ और थी उसकी, हेलेना। और क्या नाम था उसका? कार्लेनिया। तो उसी से उसका विवाह किया गया था। और जो पुत्र था बिंदुसार, वो किसका पुत्र था? दुर्धरा का पुत्र था। तो दुर्धरा का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद 298 में क्या होता है? इन्होंने सिंहासन लिया था, मतलब मृत्यु के बाद नहीं, सिंहासन दे के गया था चंद्रगुप्त। कहां पे? श्रवण बेलगोल में। ठीक, एक्चुअली रन विद द चाणक्याज हेल्प। और वो तब भी चाणक्य के हेल्प से ही चला रहे थे। ठीक, वाइफ्स कौन थी इसकी? इसकी वाइफ्स थी, देखो, चातुर्मित्रा और ये चारुमित्रा और ये पंगी। इसका सन जो थे वो सुसिम, अशोक और तीस्या, ये इसके पुत्र थे। ठीक, तो जो देखो सीरियन किंग थे एंटियोक्रोस फर्स्ट, उन्होंने एक क्या किया? एक एम्बेसडर भेजा, उसका क्या नाम था? डायमेकस। डायमेकस एज पर द स्ट्रैबो, एज पर द स्ट्रैबो बिंदुसार आस्क्ड फॉर द 5 फिग्स, स्वीट्स, वाइन एंड फिलोसफर। जो डायमेकस था, देखो सीरियन किंग जो ये एंटिकोस वन था, इसने एक एम्बेसडर भेजा, क्या नाम था उसका? डायमेकस। और देखो एज पर द स्ट्रैबो, वो समय के क्या थे? दार्शनिक थे। उन्होंने कहा बिंदुसार ने क्या मांगा था? फिग, खजूर, अंजीर, अंजीर, स्वीट वाइन, मीठी शराब, और क्या मांगा था? फिलोसफर, और एक चीज और मांगी थी उसने, तवायफ। ठीक, तो तवायफ होती है, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं, हाँ हाँ, मतलब कह सकते जो आज के युग में बार डांसर बोल सकते हो, जो बार डांसर होते हैं, उस समय ये तवायफ होती थी। ठीक, तो ये जो एंटियो को कोर्स था, सेंट द 2 फर्स्ट, उसने ये भेज दिया था। और जो फिलोसफर था उसको इसने नहीं भेजा था। ठीक, क्योंकि क्या हो गया? क्या बात है? हाँ, अरे हंस लो हंस लो, हमारे क्लास में इन सब छूट है। क्या हो गया? क्या बात है यार, शांत रहो। कहा है यार? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। ए सुनो यार, मुझे भी हंसा रहे हो आप लोग। ध्यान दो इधर, दो देखो नीरज, ध्यान दीजिए। देखो डायमेकस ने क्या दिया था? डायमेकस इसके सभा का क्या था? वो था एम्बेसडर था। और जो फिग, स्वीट वाइन और ये फिलोसफर था। तो उसने स्वीट और फिग्स ये भेज दिए थे, लेकिन फिलोसफर नहीं, क्योंकि जो इजिप्शियन एम्पायर था उसके अकॉर्डिंग क्या था? ये ग्रीक एम्पायर, ग्रीक में क्या बोलते थे कि वो फिलोसफर्स का ट्रेड, जो नॉलेजेबल पर्सन होते थे, ज्ञानी लोगों को क्या खरीद बेच उनकी नहीं करते थे, इसलिए फिलोसफर उसने नहीं भेजा था। फिर इजिप्शियन किंग ये टॉलमी टू ने क्या किया था? एक एम्बेसडर यानी कि के रूप में इसको भेजा था। ये भी एक फिलोसफर था। ठीक, क्या नाम था उसका? डायनोसियस। ठीक, डायनोसियस को 2 रिवॉल्ट्स अकर्ड, जब ये क्या थे, क्या नाम है वहां पे, 2 रिवॉल्ट्स अकर्ड एट द तक्षशिला ड्यूरिंग द रीजन एल्डर सन ये सुसिम, ये क्या था? फेल्ड हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको भेजा था सप्रेस द फर्स्ट यंगर सन अशोका। फिर अशोक को भेजा था इसने, किसने? ये इसने, क्या नाम है? बिंदुसार ने। बिंदुसार तक्षशिला में गवर्नर था, सुशिम। ठीक, लेकिन इसने वहां के हो रहे, क्या कहते हैं, वहां पे हो रहे उसको वो नहीं कर पाया था सप्रेस। तो उसके बाद किसको भेजा था? अशोक ने। और अशोक ने वो जो तक्षशिला में वो विद्रोह हुआ था, उसको क्या किया? उसको सप्रेस कर दिया। ठीक, क्रश इट रूथलेसली, बहुत ही निर्दयता पूर्वक उसको सप्रेस कर दिया। ठीक, द गवर्नर ऑफ उज्जैन। और जैसे उसने वो हुआ, तो ये उस समय गवर्नर ऑफ उज्जैन था ये। ठीक, उज्जैन से इसको तक्षशिला भेजा गया था। तो सुसिम था तक्षशिला में, और ये अशोक, ध्यान रखना, अशोक जो आगे चल के द ग्रेट अशोक बनता है। ठीक, उस समय ये उज्जैन का गवर्नर था। ठीक, तो उज्जैन का मैंने बताया था ना, जो कॉन्फेडरेरी होती है उसका गवर्नर बना देते हैं प्रिंस को। तो उस समय गवर्नर था यहाँ का, ये उज्जैन का। कौन उज्जैन का गवर्नर था? ध्यान रखना, पूछता है एग्जाम में। अशोक फॉलोड द आजीवक सेट, किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने आजीवक सेट, मैंने कल बताया था आजीवक सेट के बारे में। मक्खी कौशल इसके फाउंडर थे, और मखली कौशल, और वो क्या क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? हाँ, कौन क्या था किसमें? ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स फिलोसफी थी। ठीक, उन्होंने फिजिकल, भौतिकवाद को
चरम पर रखा था। हैप्पीनेस को और जो ये भगवान देवता जन्म मृत्यु रीबर्थ इन सबको क्या कहा था, इनको साइड करने को बोला था। ठीक, वो बता दिया था। तो जो बिंदुसार था वो किसका फॉलोअर था, आजीवक सेठ, फाउंडेड द बाई मखली घोषल, ऑल्सो कॉल्ड द, अब देखो ये अलग नाम है, किसके नाम है, बिंदुसार के, अमित्र घात और शत्रु विनाश, यानी कि अमित्र घात मतलब होता है अमित्र, यानी कि मित्र के आगे अ लग जाए तो शत्रु, अमित्र जो मित्र नहीं है अर्थात शत्रु, और घात यानी कि खत्म करने वाला, विनाश करने वाला, इसलिए इसको अमित्र घात बोलते थे। ठीक, वायु पुराण कॉल्ड हिम ये बहादुर शार। ठीक, ये जैन टेक्स्ट कॉल हिम सिंहासन। ये देखो, डोंट कॉन्कर एनी न्यू टेरिटरी ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने समय में इसने कोई न्यू टेरिटरी कॉन्कर नहीं की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था इसको उसी पर था। ठीक, चाणक्य आल्सो कॉल्ड द विष्णुगुप्त कौटिल्य, टीचर एट तक्षशिला, फादर ऑफ गुनी, ये फादर्स नेम गुनी, इनके पिता का, चाणक्य के पिता का नाम क्या था, गुनी। ठीक, कॉल्ड इंडियाज मैकियावेली, ये चाणक्य को भारत का मैकियावेली बना जाता है। पश्चिम में महत्वपूर्ण दार्शनिक भी थे, राइटर भी थे। ठीक, गुनी इनके पिता थे। हाँ तो फादर्स नेम दिया है ना, ये फादर्स नेम है। तक्षशिला में टीचर थे, पढ़ाते थे। तक्षशिला कहाँ पे था, गांधार के पास तक्षशिला था, और वहीं तक्षशिला में क्या करते थे, वो पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जाके उन्हीं से पढ़ता है। ठीक, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना वो जो प्रतिज्ञा ली थी चाणक्य को भारत का मैकियावेली। ठीक, देखो बिंदुसार डाइड इन 272 और 268 माना जाता है, फिक्स नहीं है, बीसी। हिज सन अशोका वाज अपॉइंटेड वायसराय ऑफ उज्जैन एंड लेटर सक्सीडेड हिम, जो उज्जैन का वो था अशोक, इसका पुत्र, वो आगे चल के क्या करता है, बिंदुसार की जगह लेता है, सक्सेशन लेता है। ठीक, ये माना जाता है कि क्या नाम है, अशोक, ये जो बिंदुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक, उस माना बोलते हैं, किया था नहीं किया था, माना जाता है कुछ तो नहीं, 99 किया रहा होगा तो 9 तो किया ही रहा होगा ना, एक को भी मारा होगा तो गलत तो किया ही है। हाँ, सगे ही भाई थे यार माता अलग अलग रही होंगी लेकिन सक्सीडेड हिम। देखो, ठीक, देखो अब इसी के, देखो ध्यान दो, अपने पिता की याद में, बिंदुसार की याद में अशोक ने यहाँ पे लोमस ऋषि और बराबर के, जो बिहार में सिचुएटेड है, वहां पर ये आजीवक सेट से रिलेटेड क्या किया था, उसने आजीवक सेट से क्या किया था, उसके अपने पिता की याद में आजीवक सेट से रिलेटेड ये दो उसी बराबर ऋषि और लोमस ऋषि केव बनवाए थे, गुफाएं, जहां पर जैनिज्म बुद्धिज्म के लोग भी रहते थे। ठीक, इस सेक्ट में। ठीक, तो ये बराबर केव और लोमस ऋषि केव किसने बनवाया, अशोक ने, अपने पिता बिंदुसार के याद में, कहां पे, बिहार में, ध्यान रखना ये। अब अशोक आ गए 269 में, कब, 269 से 232 बीसी तक रहते हैं। 304 बीसी इन पाटलिपुत्र, ये इनका जन्म हुआ था, कहां पे, 304 बीसी पाटलिपुत्र में, जहां आज का पटना। ठीक, फादर कौन थे इसके, बिंदुसार, मदर ये सुभद्रांगी, इसके माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी। किल्ड 99 ब्रदर्स टू सीज द थ्रोन, ऐसा माना जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उसके बाद उस पर थ्रोन पर बैठा था। थ्रू बॉडीज इन द विल, नाउ कॉल्ड द आगमा कुआं, अगम कुआं कहाँ पे है, पटना में। ये अगम कुआं पटना में ही है। ये माना जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसी अगम कुआं जो पटना में, उसमें इसने डाल दिया था। ठीक, कोरोनेशन जो इसका होता है 269 बीसी, यानी कि इस समय इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक। 8th ईयर ऑफ द रीजन, जब ये 8वें साल पर था अपने, उस समय पर क्या किया, कलिंग में युद्ध किया। ठीक, कलिंग कौन सा एरिया था, ये वाला कलिंग, जहां पर खारवेला, उड़ीसा वाला कलिंग जो रीजन है वो उड़ीसा का है, जहां पर खारवेला की डायनेस्टी थी, किंग खारवेला। ठीक, तो किंग खारवेला के समय देखना, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का ये पूरा साम्राज्य था। ठीक, बिंदुसार के समय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये पूरी टेरिटरी थी। अब अशोक क्या करेगा, अशोक आएगा, इसको भी हड़प लेगा। ठीक, यहाँ पर चोला, चेरा और पांड्या राज्य कर रहे थे,
जब ये अशोक यहाँ पर ले चुका होगा इसको, और जब ये अशोक इसको एक्वायर कर लेगा कलिंग युद्ध के बाद, तो क्या होगा, अशोक के बाद इसका पुत्र आता है, ठीक, इसके पुत्र के बाद इसका नाती आता है। और जब अशोक ने ऐसी पॉलिसी अपनाई थी, जैसे अब ऐसे सुनना, कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। जैसे ही कलिंग युद्ध होता है, कैप्चर्ड द कलिंगा टोसली, ये टोसिल यहाँ पर था इसका सेंटर, उसको वो किया। कलिंग कंपेन इन्फॉर्म कम्स फ्रॉम दी खारवेलाज हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन। जो खारवेल का यहाँ पे खारवेल का हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन है, उसी से क्या पता चलता है, इस कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक। तो कलिंग युद्ध की सूचना खारवेला के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको पता चलता है। एज पर दिस कलिंगाज किंग एट द टाइम वाज नंदी राज। नंदराज क्या था उस समय, कलिंग में राजा था, ठीक। तो खारवेला इंस्क्रिप्शन से उस समय यहाँ पर राज कौन कर रहा था, नंदराज राज कर रहा था। और उधर से अशोक ने, माना जाता है कि अशोक को हाथियों की जरूरत थी और उसी वजह से उसने उस पर आक्रमण किया था, ठीक। उड़ीसा में हाथी पाए जाते हैं, पता है कि नहीं? कोई है क्या उड़ीसा का, कोई है आप लोग में से? काहे यार, देखो जब युद्ध हुआ, सुनो तो, जब युद्ध हुआ, सुनो, युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ, तो लगभग उसमें 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए, ठीक। अब जैसे ही चंद्रगुप्त ये अशोक ने ये सारी चीजें देखी कि यार जो मारे जा रहे हैं उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, ठीक, जो नहीं मारे जाने चाहिए, ठीक। तो उसने क्या किया, अपनी नीति में परिवर्तन किया। उसने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, जिसे बोलते थे भैरी घोषा, भैरी घोषा को का त्याग किया। भैरी घोषा का मतलब होता था फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि फिजिकली वर्ल्ड को जीतना। तो उसने अपनी पॉलिसी में चेंज करके कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसको धम्म घोषा बोलते हैं, ठीक। तो किस युद्ध के बाद उसने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, कलिंग युद्ध के बाद। कौन सी, किसको अडॉप्ट किया, धम्म घोषा। किसको गिव किया, भैरी घोषा, ठीक। तो 261 में जब इसका युद्ध होता है कलिंग के साथ, यहां से अशोक इस पर आक्रमण करता है नंदीराज पर, तो नंदीराज को परास्त करता है और साथ में पूरा क्या करता है, साम्राज्य ले लेता है, वापस नहीं करता है। भले उसने नीति बदल दी है, लेकिन साम्राज्य वापस नहीं करता। अब ये मौर्य साम्राज्य का क्या हो चुका था, हिस्सा हो चुका था। अब मौर्य साम्राज्य ये हो चुका था, पूरा मौर्य साम्राज्य, देख रहे हो, ये था मौर्य साम्राज्य, सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य भारत में। हाँ, पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में ये भी पूरा एरिया है, ये भी है, ये चोला चेरा पांड्या वाला एरिया। कौन सा, ये इसको छोड़ के, केवल इसको छोड़ के। अब देखना, ध्यान देना, अब ये देखना, ये देखो, जब ये क्या हुआ, इसका आगे चल के इसका नाती इसको वापस करता है, ठीक। ये जो खारवेला वाला एरिया है, इसका नाती आगे चल के अशोक का वापस करता है, ठीक। वो अभी के लिए ये किसके अंतर्गत है, अभी ये मौर्य साम्राज्य। तो इस समय 200 बीसी, देखो 200 बीसी के समय, अशोक के समय, ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और यहाँ पर क्या था, सेंट्रल में एक बहुत ही पावरफुल किंग था। यहाँ पर चोरा चेला पांड्या थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सातवाहन का एक बहुत छोटी टेरिटरी थी, और वो भी किसके अंतर्गत थी, इसी के अंतर्गत थी, अशोक के। तो ध्यान रखना है, अभी माइंड में, दिमाग में चलता रहना चाहिए कि 200 बीसी का समय चल रहा है, केंद्र में क्या है, सेंट्रलाइज्ड पावर है। यहाँ पे ये चोरा चेरा और पांड्या थे, सातवाहन यहाँ पर धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं। जैसे ही अब इन्होंने क्या किया, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट छोड़ दिया। राजा फिजिकल कॉन्क्वेस्ट कभी छोड़ सकता है क्या, तो इनकी पॉलिसी ये गलत हुई। तो आगे चल के ये इन्होंने क्या किया, युद्ध करना बंद कर दिए, युद्ध करना बंद कर दिए। अहिंसा के क्या हो गए, पुजारी हो गए। अहिंसा के पुजारी होने के बाद क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, इन्होंने लैंड को क्या किया, लोगों को दान देना चालू किया, मंदिर बनवाने के लिए दान दिया, जैन के जो वो थे आर्किटेक्चर बनाने के लिए। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने खजाने को खाली करना ऐसे चालू किया कि जिससे समाज का कल्याण हो, राज्य को कंसोलिडेट करने पर इनका फोकस कम हो गया, ठीक। इससे क्या हुआ कि क्या हुआ, ये इनका जो राज्य साम्राज्य था वो विखंडित होना चालू हुआ, धीरे धीरे कमजोर होना चालू हुआ, ठीक, क्योंकि इसने युद्ध की नीति ही छोड़ दी थी। अब देखो, द मैसेकर इन कलिंगा काज द अशोका ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन हो गया भाई साहब का। और उन्होंने भैरी घोषा, धम्म घोषा को अपनाया, और बिलीव्ड he invaded the Kalinga partly to gain the elephantine wars, adopted the Buddhism after the कलिंगा वार। कलिंग वार के बाद उसने बुद्धिज्म को अपनाया, और किसको, भैरी घोषा को छोड़ के धम्म घोषा को अपनाया। इंस्पायर्ड बाय द नेफ्यू
निग्रोधा नाम था और उसका फॉर्मली क्या नाम था? उपगुप्त। ठीक, उसका फॉर्मली नाम क्या था? तो अशोक किससे प्रभावित होकर बुद्धिज्म को अपनाया? उपगुप्त से। ध्यान रखना, अशोकाज बुद्धिज्म वाज अ पर्सनल। अशोका का जो बुद्धिज्म था वो उसके लिए पर्सनल था, वो किसी के ऊपर थोप नहीं रहा था कि आप भी बुद्धिज्म फॉलो करो। ठीक, किसी के ऊपर थोप नहीं रहा था। नेवर मेड द स्टेट रिलीजन, उसने बुद्धिज्म को एज ए स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया। दो ही पेट्रोनाइज्ड इट, हालांकि उसने इसको क्या किया था? पेट्रोनाइज किया, उसको संरक्षण प्रदान किया। ठीक, जो उसका पुत्र था महेंद्र और उसकी बेटी थी संघमित्रा, उसने उन दोनों को कहां भेजा? श्रीलंका में बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। वहां जाके ये एक अशोक का बरगद का वृक्ष लगा के आते हैं। ठीक, अशोका टाइटल्स, अशोका टाइटल एंड द ये इपिथिस मेजर टाइटल। देखो, जो अशोक को विभिन्न प्रकार के टाइटल दिए गए थे कि किस किस नाम से अशोक को जाना जाता था। एक तो देवनाम प्रिया नाम से, बिलव्ड ऑफ गॉड। बिलव्ड ऑफ गॉड इसका मीनिंग होता है, किसको बुलाया जा रहा है देवनाम प्रिया से? अशोक को। ठीक, प्रियदर्शी नाम से, ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस, प्लीजिंग अपीयरेंस वाला। ठीक, धर्माशोक मेंशन्ड इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन। सारनाथ इंस्क्रिप्शन में अशोक को किस नाम से बुलाया गया है? धर्माशोक। ठीक, बुद्धा शाक्य क्लैन से। शाक्य क्लैन से कौन था? महात्मा बुद्ध, तो इसीलिए इसको बुद्धा शाक्य बोला जाता था। फाउंडेड इन द मस्की एडिक्ट अलोंग विद द नेम अशोक। तो कौन सा ऐसा एडिक्ट है जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है? मस्की एडिक्ट। तो ध्यान रखना, मस्की एडिक्ट में उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो, मिशनरी सेंट बाय अशोक, वो मिशनरी जो, अब देखो, जैसे ही उसने कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ, तो जैसे ही उसने बुद्धिज्म अपनाया तो उसने क्या किया? ये सब काम करने लगे कि शिलालेख लिखवाने लगा और अपने ऑफिशियल्स को वो कर दिया, एडवाइस दे दी कि क्या नाम है, अगर कोई पढ़ नहीं पाता है तो आप ये इंस्क्रिप्शन पढ़ के उसको सुनाओगे कि धर्म का पालन कैसे करना है, किस तरीके से इस सारी चीजों को वो किया इसने। अब देखो, इसने मिशनरी बहुत सारे भेजे, क्या? बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए। महेंद्र और ये संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और ये महाधर्म रक्षिता, ये कहा? महाराष्ट्र में भेजा। ये सोना और ये और ये सुवर्णा भूमि, इसको म्यांमार में भेजा। ठीक, और ये कौन था? महाराक्षित, इसको कहां पे भेजा? यवन देश, ग्रीक टेरिटरीज में। ठीक, महादेव मैसूर में, और ये मध्यम को हिमालयन रीजन में, और ये मझांतिक को कहां पे भेजा? कश्मीर और गांधार रीजन में। ये इसने क्या किया? अपने समय में इन लोगों को धर्म प्रचार के लिए चुना और अलग अलग टेरिटरीज में भेजा कि जहां कि वहां पे बुद्धिज्म का प्रचार करके आओ। धर्म यात्रा सीक्वेंस। देखो, जब इसने ये किया, क्या नाम है, जैसे ही बुद्धिज्म अपनाया, इसने धर्म यात्रा करना चालू किया, और ऐसी धर्म यात्रा में इसके वो सम्मिलित थे जहां पे बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जगह थी। जैसे बुद्धिज्म ने जहां पहला उपदेश दिया, बुद्ध का जहां जन्म हुआ था, बुद्ध की जहां मृत्यु हुई थी, तो उसने उन जगहों का क्या करना? तीर्थाटन करना चालू किया। ठीक, तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, इन जगहों पर इसने क्या किया? धर्म यात्रा की। जो 20वां ईयर था इसका, उस समय उसने कहां पे विजिट किया? लुम्बिनी ने। और वहां पर जब गया तो वहां पे टैक्स रिड्यूस किया, और टैक्स को वहां से 1/6 को 1/8 कर दिया। ठीक, तो अपने 20वें साल में उसने कहा गया? लुम्बिनी में गया धर्म यात्रा में, और वहां पे क्या किया था? टैक्स का रिडक्शन किया था। ठीक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 255 बीसी में एट द पाटलिपुत्र, प्रेसिडेंट बाय मोगलीपुत्र तीसा, उसने क्या किया था? इसका प्रेसिडेंट था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय पे हो रही थी? अशोक के समय में। श्रीलंकन किंग अडॉप्टेड द बुद्धिज्म। अशोकान ये रिलीजियसली टॉलरेंट, नो बायस अगेंस्ट और अदर फेथ। अशोक का जो बुद्धिज्म था वो किसी अदर बायस नहीं था कि केवल बुद्धिज्म की तरफ, वो हर रिलीजन को ड्यू रिस्पेक्ट देता था। ठीक, नोट, श्रीलंकन वाज नॉट अंडर द अशोकान पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बाय हिज टीचिंग। तो जो ये बुद्धिज्म स्वीकार किया था श्रीलंका के किंग ने, वो किसी इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ था। ठीक, वो केवल इन्फ्लुएंस ऐसा था कि उसे बुद्धिज्म प्रभावित था, किंग के इन्फ्लुएंस से नहीं, अशोक के दबाव से नहीं स्वीकार किया था। ठीक, कॉइनेज, अब वहां के कॉइन के बारे में समझते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन क्या थे? सर्कुलेशन में थे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के। गेव 4 केव्स, बराबर केव गया आजीविका के लिए। कौन सा? ये कौन, किसके बारे में बात चल रही है?
अशोक के बारे में। ठीक, ये देखो, ये सुदामा और ये करना और ये चोपड़ा और विश्वा झोपड़ी, ये 4 केव थे बराबर हिल्स में। ठीक, कहाँ पे है ये? गया, बिहार में। ठीक, क्या बात है, कुछ कह रही है? अच्छा, नागार्जुनी केव गिवन टू आजीविका बाय द ग्रैंडसन ये दशरथ। इसका जो ग्रैंडसन था अशोक का, दशरथ, उसने नागार्जुना केव किस आजीवक सेट के लिए दिया था। ठीक, ध्यान रखना। 5 क्वींस, पद्मावती देवी और ये कुरुवाकी एंड ये पद्मावती और ये तीस्या और रक्षिता, ये इसकी रानी थी। ठीक, किरुवाकी हैड अ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिम, जो अशोक पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था? किरुवाकी, इसकी जो पत्नी किरुवाकी थी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। हर डिस्प्लेजर इज लिंक टू हिज गिवन अप टू वॉर, ये किरुवाकी से भी प्रभावित होके इसने जैनिज्म ये बुद्धिज्म अपनाया था, उसका भी उस तरफ इंक्लाइन थी। ठीक, ऊपर नहीं मूव करेगा क्या? सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इंस्पायर्ड टू राइट एडिक्ट्स बाय द पर्शियन किंग डायरस, ऐसा माना जाता है कि अशोक जो डायरस थे वहां के पर्शिया के किंग, उन्हीं से इंस्पायर होके ये इंस्क्रिप्शंस और शिलालेख, स्तंभलेख लिखना प्रारंभ किया था अशोक ने। कौन? डायरस वन ना? हाँ, उसके पहले, अलेक्जेंडर के पहले, अलेक्जेंडर के पहले पहला वो आक्रमण था, पहला आक्रमणकारी भी वही था, पर्शियन, पर्शियन था। बताया था, कल बताया था मैंने, कल बताया था। चलिए, अशोका एडिक्ट, अशोका के एडिक्ट के बारे में, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। देखो, जो अशोकन एडिक्ट था उसके लैंग्वेज, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी, मोस्ट कॉमन, उसके जितने भी उसके एडिक्ट्स थे, जो शिलालेख थे, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, मोस्ट कॉमन थी ब्राह्मी लिपि। और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि, और कुछ में खरोष्टी लिपि भी मिली है, जो कि फाउंडेड इन पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था वहां पर जो शिलालेख थे, वहां पर किस लिपि में लिखे जा रहे थे? खरोष्टी लिपि में। और जो इंडिया में इंडिजीनस थे वो क्या थे? वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, ध्यान रखना ये। ये जो हमारा ब्राह्मी, ये खरोष्टी लिपि है, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक, और वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। उर्दू कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट। ठीक, तो ध्यान रखना। देखो, और किस भाषा में थी? एक तो ये प्राकृत भाषा में थी और ये अरामिक भाषा में थी। अरामिक, ठीक, अरामिक भाषा फाउंड इन अफगानिस्तान। तो उसने हम अरामिक भाषा में क्या लिखा था? एडिक्ट्स लिखे थे। तो ध्यान रखना, प्राकृत में भी थे, अरामिक में भी थे, ग्रीक लैंग्वेज में थे, फाउंड इन अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ये टाई फिलन, इसका नाम क्या है? टाई फिलेंथलर इन 1750, अनसक्सेसफुली जो डिसाइफर किया था, किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप इन 1837। जो तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि किसने डिसाइफर किया, तो यही वो बताना ना, किसको? जेम्स प्रिंसेप, 1837 में। अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवनाम प्रिया दर्शी इन द मोस्ट एडिक्ट। तो जितने भी एडिक्ट्स थे उसके, शिलालेख थे, उसमें इसका नाम क्या लिखा था? देवनाम। एक्चुअल नेम किसमें था? अपीयर्स एक्सप्लिसिटली ओनली इन मस्की, नेट्टूर एंड गुर्जरा। मस्की, नेट्टूर एंड गुर्जर, इन्हीं 3 में इसका अशोक का एक्चुअल नेम मिलता है, याद रखना। मस्की, नेट्टूर और बोलो साथ में, मस्की, नेट्टूर और गुर्जरा, याद रखना। मध्य प्रदेश कर्नाटक साइड में है। ठीक, ये माइनर एडिक्ट्स हैं, ये माइनर एडिक्ट्स। अभी इसका कैसे माइनर, क्या मेजर है, बताता हूँ। नो अशोकन एविडेंस फाउंड इन सो फार तमिल रीजन। तमिल रीजन में अशोका का क्या कोई भी एडिक्ट नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि अशोका का वहां पे एक्सटेंड नहीं था। वहां पे किसका था? चोला थे, चेराज थे और पांड्यास। सजेस्टेड इट्स वाज द आउटसाइड द हिज एम्पायर, ये बताता है कि वो क्षेत्र तमिलनाडु उसके एम्पायर से बाहर का क्षेत्र था। ठीक, बिल्ट 84,000 स्तूपा, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया उसने। देखो, द शाहबाजगढ़ी एंड द मनसेरा रॉक एडिक्ट्स आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट मींस रिटन इन खरोष्टी। तो जो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा है, ये कहां पे है? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस साइड में है। ठीक, तो ध्यान रखना, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया ये जो बताया। अब देखो, जो हम अशोका ने जितने भी ये काम करवाए थे एडिक्ट से रिलेटेड, एडिक्ट का मतलब होता है पिलर। देखो,
कई तरीके से, अगर दीवार पर हम करवा रहे थे तो उसको हम बोल रहे थे, जैसे बड़ी बड़ी, तो उसको शिलालेख रॉक पर अगर करवाते तो उसको हम रॉक एडिक्ट बोलते थे। और एक पिलर एडिक्ट जैसे खंभों पे स्तंभ बोलते थे, उसको स्तंभ लेख, ठीक। और एक गुहालेख जिसे केव्स पर, जैसे केव हो गई, पहाड़ियों के अंदर केव बनाते थे, गुफाएं, और गुफाएं के अंदर तो 3 प्रकार के उसके अभिलेख मिलते हैं, एक तो शिलालेख और एक स्तंभ लेख, दूसरा गुहालेख, जिसे केव एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और रॉक। अब जो रॉक एडिक्ट है उसको 2 भाग में, एक तो मेजर रॉक एडिक्ट्स और दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट्स, ठीक। फिर उसके बाद पिलर एडिक्ट्स में मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स, और केव एडिक्ट्स में कोई मेजर माइनर नहीं, जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो 14 उसके मेजर हैं, 2 सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं, और उसके माइनर एडिक्ट्स आते हैं, ठीक, रॉक एडिक्ट्स में। पिलर एडिक्ट्स में 7 उसके मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक। और माइनर एडिक्ट्स में आते हैं जैसे इलाहाबाद, सारनाथ और सांची, और 2 जो तराई पिलर्स हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक। और ये जो है हमारे केव एडिक्ट्स में, केव एडिक्ट्स में ये देखो कौन सा था ये, हाँ, केव एडिक्ट्स में 3 ब्रह्मगिरी एडिक्ट में मिलता है। ब्रह्मगिरी केव, जो ब्रह्मगिरी है कहाँ पे है, ये बराबर केव, बराबर केव, बराबर केव कहाँ पे है, गया, बिहार में, ठीक, बराबर केव। मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये उसके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। पहला जो है उसका रॉक एडिक्ट, एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, बैन ऑन एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस पर बैन करता है। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, अशोक कह रहा है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, जितने भी लोग हैं उसके पुत्र हैं, ठीक। राजा, राजा पिता होता है, हाँ, सच में राजा पिता होता है, किसी भी साम्राज्य का राजा पिता होता है। सेकेंड, वेटनरी केयर, वेटनरी केयर यानी कि हाँ, पशुओं का देखभाल, किसमें कह रहा है, दूसरे में। मेंशंस द चेरा पांड्या ऑफ श्रीलंका, जो चेरा और पांड्या थे उनका यहाँ पे वर्णन करता है, ठीक। ये केरला पुत्रा और सित्या पुत्र, नो मेंशन ऑफ चोला, चोला का मेंशन नहीं था। थर्ड, ऑफिसर, राजुका, युक्ता, प्रदेशिका फॉर द धम्म पेट्रोनेज 5 ईयर टूर ऑर्डर, इसमें 5 साल के लिए ऑर्डर किया गया था टूर की, हर जगह का टूर करेंगे। ये कौन, इनके जो ऑफिशियल्स थे। तो जो ये ऑफिशियल्स का पता किसमें है, तीसरे वाले में। चौथा जो पिलर है उसमें क्या लिखा था, बैरी घोषा, थर्ड में ब्राह्मणों के लिए था, केवल एक, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वेटनरी केयर जरूरी नहीं, हर में केवल एक पिलर में एक चीज नहीं लिखा था, बहुत सारी चीज, तो मोस्टली उसका समराइज वर्जन लिखा गया है ये वेटनरी केयर। जानवरों के हिंसा यहाँ पे रोका गया था कि स्लॉटर और बैन ऑफ पहले में रोका गया था, लेकिन वेटनरी केयर उनका ध्यान जो रखने के लिए पशुओं का, उसके बारे में किसमें दिया गया था, सेकेंड वाले में। एक बार चेक कर लो, आप भी चेक कर लो, ठीक। तो दूसरा, तीसरे में उसके ऑफिशियल्स का वर्णन मिलता है। चौथे में पता चलता है कि जो क्या, चौथे पिलर इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है कि उन्होंने भैरी घोषा को किससे, धम्म घोष से रिप्लेस किया था, ठीक। फिफ्थ से क्या पता है, धम्म महामात्या ऑफिसर्स फॉर रिलीजियस लाइफ, धम्म महामात्रा मेंशंस वर्ना सिस्टम, तो वर्ना सिस्टम किस में पता चलता है, फिफ्थ में। सिक्स्थ में ऑफिसर कैन मीट हिम एनी टाइम फॉर पब्लिक वेलफेयर, हाँ, क्या हो गया, किसमें, तीसरे वाले में, हाँ तो तीसरे वाले में है ना, हाँ तो तीसरे में है ना, मैंने तो इसमें बताया है ना, दूसरे में, किसमें, किसमें, इसमें, अच्छा ब्राह्मण के बारे में नहीं बताया है, ब्राह्मणों के बारे में बताना है, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ध्यान रख लेना भैया ब्राह्मणों का। 1 मिनट आया मैं, आ गया आ गया। कहाँ भाई, आओ जल्दी आओ, हाँ 1 मिनट में आ रहे हैं सर, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ
कुछ नहीं, टिश्यू पेपर था, गायब हो गया, कोई उठा ले गया टिश्यू पेपर इसे। चलो आज कहाँ चले गए वो दोनों लोग? देखो इसमें ब्राह्मणों के बारे में लिखा गया है भैया, याद रखना ब्राह्मणों के बारे में, ठीक। चलो दूसरे वाले में, ठीक है ना। 6 वाले में ऑफिसर, चंद्रगुप्त कह रहा है 6वें अपने पिलर इंस्क्रिप्शन में कि कोई भी जो ऑफिशियल है मेरा, वो हमसे किसी भी समय पर आके मिल सकता है, लेकिन तभी जब वो काम किससे रिलेटेड हो, पब्लिक वेलफेयर से। सेल्फ कंट्रोल टीचिंग, सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताता है किसमें, 6 में, कि अब लोगों को सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्सा इन सब चीजों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक। 7th पे लार्जेस्ट एडिक्ट, उसका जो 7वां एडिक्ट है सबसे लार्जेस्ट एडिक्ट है, ठीक। और ये म्यूचुअल हार्मोनी ऑफ द रिलीजियंस, वो कहता है सभी धर्म मिलजुल के म्यूचुअल हार्मोनी बढ़ते हैं अपने में, ठीक। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज जो क्या कहते हैं ये तीर्थयाटन होता है, तीर्थ यात्रा, उससे एक बारे में इसमें वर्णन किया गया है। 8th धर्म यात्रा बिगिंस फ्रॉम द 8th, अपने 8वें साल से, जब वो क्या करता है, क्या करता है वो, जब युद्ध होता है 8वें ही साल पे तो करता है युद्ध, उसके बाद से वो धर्म यात्रा चालू करता है, ठीक। बोध गया और अपने वो जो यात्राएं थी उसका वर्णन किसमें किया था, 8वें में, ठीक। गया इन 10वें में गया, और 20वें में लुम्बिनी, और लुम्बिनी में जाके क्या किया था उसने, टैक्स कम किया था, बताया नहीं था। 20वें उसमें बैन से ये पीटी फेस्टिवल, जो पीटी फेस्टिवल होते हैं उन पर बैन लगाया था 9वें में। ट्रू कर्टस्टी एंड ट्रू गिफ्ट्स, ठीक। जो मतलब जैसे इसमें ऐसे फेस्टिवल, पीटी फेस्टिवल मतलब जो छोटे मोटे फेस्टिवल होते हैं उनको फेस्टिवल को रोका गया था, और ऐसे फेस्टिवल जो सबको मिलजुल के मतलब कि कुल मिला के हारमोनी की बात कर रहा था वो, ठीक। 10th में इंपॉर्टेंस ऑफ धम्मा, धम्म के इंपॉर्टेंस के बारे में किसने बताया, 10वें में। रूलर्स मस्ट थिंक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जो राजा होता है वो उसके बारे में जनता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, ये किसमें कह रहा है, 10वें में। ऑफिसियर मस्ट नॉट अपोज ब्राह्मण्स, अप्रेस ब्राह्मण्स, जो भी ऑफिशियल्स हैं वो ब्राह्मण का क्या करेंगे, अप्रेस नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को सताएंगे नहीं, ब्राह्मणों को परेशान नहीं करेंगे। ब्राह्मणों को एक एक्स्ट्रा वो दिया गया था, क्या प्रिविलेज दिया गया था। कौन दे रहा है, अशोक, मौर्य साम्राज्य का था। मौर्य साम्राज्य किसमें आते हैं, शूद्र होते हैं, ठीक। तो उस समय सोचो शूद्र कौन क्या कर रहे थे, ऑफिशियल थे, किंग थे। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने सताया है उनको, और सोचो क्या नाम है, शूद्र, चाणक्य वाज इवन ब्राह्मण, चाणक्य ब्राह्मण थे, ठीक। और वो चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको, चंद्रगुप्त को चुना कि नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म नहीं है राज्य करना। अगर राज्य में राजा उपस्थित है तो ब्राह्मण का धर्म नहीं है कि वो राज्य कर सकता है, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि उसको वर्जित है, लेकिन अगर राज्य में राजा उपस्थित है तो ब्राह्मण को राज्य करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को उसको ये 2 ही कार्य दिया गया था, एक तो भिक्षा मांगना, दूसरा ज्ञान देना, भिक्षा और शिक्षा। और कभी एक ब्राह्मण जो मतलब सटीक सही सटीक रूप का ब्राह्मण होगा, वो इसमें कभी नहीं विरोध करेगा कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, उसका धर्म है भिक्षा मांगना, वो उतना ही भिक्षा जिससे उसका भरण पोषण हो सके, ठीक। और उसका दूसरा काम है ज्ञान देना। और अगर कोई अच्छा सीधा सटीक ब्राह्मण होगा तो वो इन सब कामों से कभी पीछे नहीं हटता है, ठीक है ना। और जो अपने काम पर, कुल मिला के कहने का मतलब है, कभी भी अपने काम पर ये नहीं महसूस करना चाहिए कि ये मेरा काम छोटा काम है, ठीक। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। हम ब्राह्मण भी तो वो कर सकते थे कि भाई राजपूतों के पास ही सारा साम्राज्य है, कर सकते थे ना कि भाई हमारा तो काम, हम तो केवल भीख मांग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है, राजपूत असली मजा तो राजपूत मार रहे हैं, हम ऐसे कह सकते थे ना कि उनके पास सारा। लेकिन नहीं, जब भी गला कटाने की बारी आती थी, युद्ध करने की बारी आती थी, तो कौन आगे मिलता था, राजपूत मिलते थे। तो वो अपने काम में पीछे नहीं हट रहे थे, हम अपने काम में पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन कुछ तथाकथित जाति के लोग अगर ये कहें कि भाई नहीं नहीं, हाँ तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा है, तो ये तो वही बात हुई कि दूसरे के थाली का चावल ज्यादा अच्छा लग रहा है, वही बात है। तो हर व्यक्ति का अपना काम होता है, और कभी भी अपने काम से वो नहीं होना चाहिए। और शोषण, रही बात शोषण की, भेदभाव, छुआछूत की, तो इनका मैं सख्त विरोधी हूँ, हूं और रहूंगा, ठीक। होना ही चाहिए भाई, इसमें कोई बात बड़ी बात थोड़ी ना। तो यहाँ पे प्रिविलेज दिया गया था 11वें एडिक्ट में कि ब्राह्मणों को क्या करना है, ऑपरेस नहीं करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है, वो मिल जाए तो उनको बढ़िया से खिलाना पिलाना है, ठीक। 12th देखो,
स्त्री महामात्य ऑफिसर फॉर वुमेन। ऑफिसर फॉर वुमेन किसमें 12वें बता रहा है, स्त्री ये महामात्रा होती थी, वो ऑफिसर्स फॉर वुमेन वेलफेयर, रिस्पेक्ट फॉर द ऑल व्यू पॉइंट। ऑल व्यू पॉइंट का रिस्पेक्ट करना 12वें बता रहा है, और जो महिलाओं से रिलेटेड, कल्याण से रिलेटेड जो ऑफिशियल था वो स्त्री महामात्रा, वो 12वें में मेंशन है। 13वें में कलिंग वार का डिटेल मिलता है, ठीक। 13वें में कलिंग वार, अशोकास ट्रांसफॉर्मेशन, जो अशोका का, तो 13वां सबसे इंपॉर्टेंट है, 7वां सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। तो 13वें में कलिंग वार और उसका जो हृदय परिवर्तन होता है उसके बारे में, रिलेशंस विद नेबर किंग्स, जो नेबर किंग्स थे उनसे साथ उसका रिलेशन। 14 समरी था, मेनी अनलिस्टेड वर्क्स वर डन बेस्ड व्हाट इन इंस्क्राइब्ड, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिखी गई थी, ठीक। तो 13वां और 7वां याद रखना यार, इसका बीच का वो मिट गया है यार। अच्छा ये तो बता ही दिया यार, मैं उसको लगा दूंगा, ठीक है ना, मैंने यही बताया है सेम, इसको और सेग्रीगेट कर दिया था, ठीक। जैसे इसमें मैंने बस केवल कीवर्ड डाले थे, ठीक। तो यहाँ वाला मिट गया मेन आइडिया। नॉन वायलेंस, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये सारी चीजें मैंने वही बताई है, ठीक। अब देखते हैं ये जो इसके पिलर्स थे, 10 प्लेसेस थे, जो मोस्ट 10 प्लेसेस थे जो इसके 14 रॉक एडिक्ट्स मिले। एक तो मनसेहरा और ये शहबाजगढ़ी कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक। और ये जो हमारा ये कांधार और कलसी है, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान और उत्तराखंड। तो ये 3 हमारे आउटसाइड हैं, कौन सी, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी और कांधार। कलसी कहाँ पे है, उत्तराखंड, गिरनार, सोपारा, धौली, और ये जूनागढ़, उड़ीसा, और ये जोगड़ा 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 है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। सन्नति कहाँ पे है, कर्नाटका, और ये येरागुड्डी, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये 10 जगह पर इसके मोस्ट ऑफ द जो 14 पिलर्स थे मिले हैं। तो 3 ये पाकिस्तान में दोनों है, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, कांधार अफगानिस्तान में, कलसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात में, सोपरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, धौली कहाँ पे है, उड़ीसा में, जोगड़ा कहाँ पे है, उड़ीसा, तो और सन्नति कर्नाटका, और येरागुड्डी आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना इनको। क्या हो गया, अच्छा, नोटेबल माइनर एडिक्ट्स। माइनर एडिक्ट्स के बारे में हमने उसके मेजर पढ़े, अब माइनर पर देखो। ये भबरू एडिक्ट्स कहाँ पे है, राजस्थान। अशोका कॉल्स हिमसेल्फ मगधाज एम्परर, तो मगधाज एम्परर किसमें बोल रहा है, भबरू एडिक्ट्स कहाँ पे है, राजस्थान में। मेंशंस बुद्धिस्ट त्रिरत्न, जो बुद्ध के त्रिरत्न का मेंशन भबरू रॉक एडिक्ट में मिलता है, ठीक। ध्यान रखना, बुद्धा, धम्मा और संघ, त्रिरत्न के बारे में, ठीक। और ये रुमनदेई एडिक्ट कहाँ पे है, नेपाल में। ये माइनर है, ध्यान रखना, मेजर पढ़ लिए, अब माइनर पढ़ रहे हो, भबरू पढ़ लिए, और रुमनदेई कहाँ पे है, नेपाल में। स्मॉलेस्ट एडिक्ट है इन अरामिक लैंग्वेज, किसमें है, अरामिक स्क्रिप्ट में। अनइक्वली डिस्कस द इकोनॉमिक रादर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, टैक्स रिडक्शन एट लुम्बिनी, इसी बारे में बताता है, ठीक। कौशाम्बी एडिक्ट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रयागराज के पास में ये। अबाउट द डोनेशंस बाय हिज क्वीन, जो उसकी क्वीन थी उनके बारे जो डोनेशन दिया था उसके, ऑल्सो कॉल्ड क्वींस एडिक्ट, क्वींस एडिक्ट के बारे के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। ये तोपारा एडिक्ट कहाँ पे है, तोपरा एडिक्ट हरियाणा, एंड मेरठ एडिक्ट उत्तर प्रदेश। तोपरा एंड मेरठ एडिक्ट ये उत्तर प्रदेश में है, वो हरियाणा। बोथ रिलोकेटेड टू तुगलकाबाद दिल्ली बाय दी फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो ये तोपारा एडिक्ट है और मेरठ में जो एडिक्ट था, इनको कहाँ पे ले, किसने, तुगलकाबाद में ले गया, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने तुगलक, किसने ये सिटी बनाई थी, ये तुगलकाबाद का एक उसने बनाया था ना, दिल्ली से अपना पूरा शिफ्ट किया था उसने। हाँ नहीं, किसने, एमबीटी, हाँ एमबीटी तो था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसी ने तो किया था, उसी को तो मूर्ख बोला जाता था, मतलब हाँ वॉयजेस्ट फूल उसी को तो बोला जाता। तो वह उसी ने उसी के साम्राज्य के समय का था ये तुगलकाबाद, और वहीं पर तुगलकाबाद में क्या किया गया था, इसी को उसको क्या ले गया था, मेरठ और तोपरा का जो ये इंस्क्रिप्शन था माइनर एडिक्ट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोनों को रिलोकेट करके लेके गया था तुगलकाबाद में।
ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एमबीटी को, अरे उसने पॉलिसी अपनाई थी, पॉलिसी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इतनी अच्छी पॉलिसी अपनाई थी, और साथ में मतलब कि उसने पॉलिसीज बहुत अच्छी अपनाई थी, लेकिन टाइम ने उसका साथ नहीं। हाँ हाँ, वो भी था, लेकिन और भी कई सारी चीजें थी उसका, मतलब कि जैसे उसने मतलब कि ये किया था, एक उसकी पॉलिसी थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्या तो नाम था उसका, हाँ दीवाने कोही। हाँ, तो वो सारी चीजें मतलब कि बहुत सारी चीजें उसने कोष उसका जो प्रबंधन था और मुद्रा उद्रा से रिलेटेड वो चीजें नहीं कर पाया था, तो इसके कारण क्या हुआ था ना, उसकी मुद्राओं में क्या हो गया था, मुद्रा नकली मुद्राएं बन गई थी बहुत ज्यादा। ठीक, उसने कंट्रोल नहीं कर पाया था। ठीक, उसको पढ़ाएंगे मुगल, जब पढ़ाएंगे तो मुगल ये देखो, ये रामपुरवा एडिक्ट पढ़ो, चंपारण बिहार, रामपुरवा एडिक्ट चंपारण, ये माइनर जल्दी पूछता है, याद रखना, माइनर, मेजर तो नहीं, लेकिन रुमनदही कहाँ पे है, नेपाल, भबरू एडिक्ट कौसाम्बी, ये तोपारा और मेरठ किस कहाँ पे अब गया है, अब तुगलकाबाद में है, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। ये रामपुरवा एडिक्ट कहाँ पे है, चंपारण बिहार में, और ये डिस्कवर्ड बाई ये डिस्कवर्ड बाई कार्लियल 1872, कार्लियल ने इसको ढूंढा था। ठीक, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरराज, ये बोथ कहाँ है, चंपारण बिहार में। ठीक, ये निगाली सागर पिलर कहाँ पे है, नेपाल, अशोका विजिटेड इन 12 अपने राज्य के 12वें साल में वहां पे जाता है, और इनलाज दी स्तूपा ऑफ दी कनाकुमी बुद्धा, वहां पे कनाकुमी बुद्धा की एक प्रतिमा है, उसका क्या किया था, इसने विस्तार किया था। ठीक, सारे कुना कहाँ पे है, कंधार अफगानिस्तान, बाइलिंगुअल, ग्रीक में भी है और अरामिक, दोनों लैंग्वेज में है, ध्यान रखना, सारे कुना 2 लैंग्वेज में है, ग्रीक और अरामिक। 3 केव्स, तो ये मेजर हो गए, माइनर। 3 केव्स उसके कौन से थे, बराबर हिल में बताया था मैंने 3 केव्स थे, कहां पे, बराबर हिल्स, गया, बिहार, रिकॉर्डेड द डोनेशन टू आजीविक। करेंसी, सिल्वर करेंसी को क्या बोलते थे, कंसा पन, गोल्ड को निक्शा। ठीक, ध्यान रखना, कॉपर कॉइन को मस्का और काकानी कॉइन, एग्जांपल्स, ये रूप दर्शक। ठीक, ये है इसके सिल्वर कॉइन, ये गोल्ड कॉइन और ये कॉपर कॉइन, इस तरीके के उस होते थे। ठीक, हालांकि ये उस समय का कॉपर नहीं है, लेकिन होते थे उस समय, पंच मार्क चलता था। ठीक, हाँ यही कह रहा हूं कि मतलब सब में पंच मार्क चलता था। गिल्ड्स क्या होते थे, जैसे ये क्राफ्ट्समैन को क्या बोलते थे वहां पे, हाँ ये श्रेणी बोलते थे, और ये जो ट्रेडर्स होते थे उनको क्या बोलते थे, निगम। ठीक, एस्पोनेज मतलब क्या हो गया, बंद कर दूं, बंद कर दे। अच्छा, ये खांस रहा है इसलिए तो सर काहे उसके पीछे पड़ गए हो। देखो, एस्पोनेज जो होते हैं वो उस समय क्या कहते, चीफ ऑफ स्पाइस, मतलब ये जो स्पाई होते हैं, स्पाई का पूरा मतलब कि नेटवर्क होता है, राज्य के लिए गुप्तचर बहुत महत्व, तो ये गुप्तचर होते थे स्पिनोजेस। चीफ ऑफ स्पाइस कौन होता था, महामात्या परासरपा। ठीक, स्पाई इन चीफ कौन होता था, पर द अर्थशास्त्र, ये स्पाई इन चीफ होता था। ठीक, कहां से पता चलता है ये, अर्थशास्त्र से। ठीक, इक्वल टू ये सर्पा मात्या बोलते थे उसको। ठीक, सर्प मात्या किसको, स्पाई इन चीफ को, और जो चीफ ऑफ स्पाइस होता था उसको महामात्या सर्पा। ठीक, महामात्या सर्पा इसको बोलते थे। ठीक, टाइप्स देखो इसके, जो स्पेनिश थे उसके टाइप देखो। संचार क्या करते थे, वॉन्डरिंग स्पाइस थे, यानी कि घूमते थे, घूम घूम के सूचना कलेक्ट करते थे। और ये संस्था, यानी कि एक जगह पे स्टेशन होते थे, और जो पुलिस होता था उसको क्या बोलते थे, आरक्षण, पुलिस को आरक्षण। तो ये टर्मिनोलॉजीज एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। कुछ आया था एग्जाम में इनसे रिलेटेड, मुगल से इससे कुछ नहीं आया था, हाँ सारनाथ से आया था, इनका पेपर बहुत डिफिकल्ट था, कल ही
किसका, ये लोअर पीसीएस का था ना, कल लोअर पीसीएस का मेंस का पेपर हुआ था और उसका पेपर अच्छा है, मतलब कि लेवल अच्छा आया है। लेकिन हाँ, मैंने पॉलिटी से इन्होंने वही जो बताया था ना, क्या बताया था, कंगारू मोशन। कंगारू मोशन मैंने क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों को याद है? कंगारू मोशन, कंपार्टमेंट मोशन बाई कंपार्टमेंट, गिलेटिन मोशन, जब मैंने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तो इसमें आया है। और कौन से क्वेश्चन आए यार, अभी अभी बात करता हूँ इस पे, अभी बात करता हूँ, इसको खत्म कर दूं पहले। मौर्यन आर्किटेक्चर, अब मौर्य किस वास्तुकला की बात करते हैं हम, मौर्य समय की वास्तुकला। अभी 20 मिनट है। हाँ, क्या हो गया? हाँ ठीक है। वुडन बिल्डिंग्स, वुडन बिल्डिंग्स फाइंड एट कुम्हारर पटना में, कहाँ पे? स्किल्ड विद स्टोन, तो वहां पे लकड़ी के, मौर्य आर्किटेक्चर जो लकड़ी के, वुड के बिल्डिंग बनाए गए थे, जो कि सैकड़ों पिलर का इसको माना जाता था। वुडन बिल्डिंग फाउंड एट कुम्हारर पटना में है, ठीक। कुम्हार, बिल्ड बाई अशोका, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश लार्जेस्ट। अब एक एक करके जितने भी हैं, जैसे सारनाथ का पिलर हो गया, इन सबको एक एक करके देखते हैं हम। देखो ये जो ये देखो कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट, कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट देखना, ये मौर्य साम्राज्य के समय भी थी कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट। और ये सन्नति एंड द कंगनहल्ली आर अ बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द भीमा रिवर इन कर्नाटका। द एग्जीबिशन एट द कंगनहल्ली led to the discovery of the Mahastupa and stone a portrait of the Ashoka, ठीक। parts of the sculptures of the yakshas and lion and ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ठीक। ये जो कंगनहल्ली में है, वहां पर एक महास्तूपा और एक अशोक का, तो ये अशोक, किंग अशोक है, और उसके बगल में आसपास क्या है, रानियां, मतलब रानियां नहीं, दासियां हैं, ठीक। तो ये दासियां हैं, उसके अगल बगल में, ये कहाँ मिलता है, कर्नाटक। तो ये कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट पे मिलता है, ये कर्नाटक। ये कहाँ पे है, भीमा रिवर के किनारे, ठीक। ध्यान रखना, कंगनहल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य के समय भी था, गुप्ता के समय भी इस पे बनवाया गया था, और ये क्या नाम है, आगे चल के भी बनवाया था। इन दिस इंस्क्रिप्शन वन, ध्यान रखना, ये यहां से 3 बार सीडीएस में, 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आपका टाइम है इस पेज से, कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट से, ध्यान रखना। इन दिस इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन पोर्ट्रेट अशोका इज मेंशन्ड बाय हिज नेम, ध्यान रखना, इसमें अशोका को रायोन अशोका बोलते हैं, यही वर्ड पूछा गया है। किससे? रायोन अशोका, ध्यान रखना। नींद आ रही है ऐसे, जैसे कोई मार के बैठा दिया जबरदस्ती। इनमें देखो ब्राह्मी, देखो रायन अशोको बोल, हाँ रायनो अशोको के नाम से इसको बोला जाता है, ठीक। दिस इज द ओनली इंस्क्राइब्ड पोर्ट्रेट ऑफ द अशोका सो फार, अभी तक केवल एक पोर्ट्रेट मिला है, कहां पे, अशोका का, कंगनहल्ली में, ये अशोक है। अब देखो सांची स्तूप, ये सब मौर्य काल का कलाकृति पढ़ रहे हैं, ठीक। लार्जेस्ट स्तूपा बिल्ड बाय अशोक, ठीक। देखो ये पूरा स्तूप है, जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि करके, इसके फीचर्स को देखते हैं, ठीक। इसको फीचर्स के देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं डोम पीस, ये जो आप डोम देख रहे हैं यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं, ठीक, अंड। और ये हर्मिका, रेलिंग ऑन दी टॉप सैंक्टिटी, जो ये जो टॉप में सैंक्टिटी है यहाँ पे, इसका जो रेलिंग है, इसका ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिका, ठीक। और इसका है यष्टि, ये मास्ट रेलिंग फ्रॉम द हर्मिका, यष्टि कहां पे है इसका, ये है, ये देखो जो ये अपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, यष्टि, ठीक। और छत्र, ये इसका क्या है हमारा, ये क्या है, छत्रावली या छत्र, ट्रिपल अम्ब्रेला इसको बोलते हैं, ठीक। क्या है, कहा, अरे उसको तो मैंने रखा है यार, वो मैं खाना खाता हूँ ना, तो वहां पे आके खाना खाता है मेरे साथ, जाने दे, उसको पाल रखा है मैंने, उसका नाम वो है गुड्डी। हाँ पता नहीं, मैंने गुड्डी रख दिया है। नाम तो जेंडर वाइज थोड़ी, नाम का कोई जेंडर थोड़ी ना होता है, ये तो हमने बनाया है ना। हाँ बताओ, हाँ है। देखो छत्र हो गया,
और ये प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ ये जिसके अंतर्गत है, जैसे ये देखो ये घिरा हुआ है, तो ये जो पथ है ये रास्ता है, ऐसे ही रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते को इसके अंतर ये जो घिरा हुआ है पूरा, ये जो अंडज है इसको घेरा गया है इसी से, और इसके अंदर जो रास्ता बना हुआ इसे ही बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, जो अंदर अंदर उसके प्रदक्षिणा पथ चलता है। ठीक, तो वो उसका प्रदक्षिणा पथ है। और जो ये बाहर वाला पिलर बना है रास्ता, उसको क्या, पिलर को क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। और ये इनर रेलिंग है, और ये क्या है, इसका बाहर का वो क्या नाम है, ये सोपान है। देखो प्रदक्षिणा पथ है यहाँ पे, ये आउटर रेलिंग है जो बाहर वाली है, तोरण जहां से, यहां से एंटर करते हैं तोरण से, ये प्रदक्षिणा पथ पड़ता है, और फिर यहाँ से सोपान सीढ़ी पड़ता है, और यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है, फिर यहाँ से अंडा जैसे चालू हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से एंट्री करेंगे आप तोरण से, और एंट्री करके ये प्रदक्षिणा पथ है, और जिसे प्रदक्षिणा पथ पर नहीं जाना है वो सोपान यानी कि सीढ़ी पर चढ़ेगा और सीधा इस पर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा बनाया गया है। ठीक, तो ये प्रदक्षिणा पथ दिखाया गया है, और ये सोपान सीढ़ी दिखाया गया है। ठीक, ये अंडज है, ये हर्मिका है, और ये यष्टि है। ठीक, सेंट्रल पिलर जो इसके हैं इसको क्या बोल रहे हैं, यष्टि, और हर्मिका क्या है, जो इसका ये वाली रेलिंग्स है। ठीक, और ये हमारा क्या है, तोरण। जो कितने तोरण थे उसमें, मतलब कितने गेट थे, कितने गेट थे, हाँ 2 4, ये भी पूछा है, 4 है। तो एक इधर है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक जस्ट इसी के पीछे है, तो 4 गेट है, ध्यान रखना। ठीक, तोरण। वेदिका, वेदिका रेलिंग अराउंड द मास्क, सेक्रेड ग्राउंड फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। ये वेदिका वहां पे क्या है, वेदिका एक तख्ती टाइप की होती है, मतलब फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, तो फाउंडेशन होता है रेलिंग अराउंड द मास्क। यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर वेदिका रखी जाती है, मतलब, और उसमें बुद्ध जी की उसी के ऊपर क्या रखी जाती है, उनका राख रखी जाती है, मतलब जो उनका रेमिनेंट है उसको रखा जाता है। ठीक, ये देखो वेदिका हो गया, तोरण हो गया, ये सारी चीजें हो गई ना, कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें, हाँ सूची स्तंभ तो वही तो बताया, ये जो आउटर रेलिंग के, आउटर रेलिंग थी ये। ठीक, तो ये इस 4 थे, याद रखना। और यहीं पर सांची के स्तूप से उसका पिलर, जो वो पिलर था, कौन सा पिलर, कौन सा पिलर, एक पिलर था ना जिसपे इंडिया का वो रखा है, हाँ एम्बलम वाला, सत्यमेव जयते वाला। ठीक, तो याद रखना ये एक एक चीजों का डिटेल में दे दिया है। ठीक, जो सर्कुलेशन पाथ है उसको प्रदक्षिणा पथ, वेदिका जो अराउंड द मास्क सेक्रेड ग्राउंड होता है, ऑर्डिनरी वर्ड, तोरण क्या है, तोरण जो गेटवे है, स्प्रेड ऑफ बुद्धाज मैसेज टू द ऑल डायरेक्शन। तो चारों तरफ ये तोरण है, इसका जो सिग्निफिकेंस है कि जो बुद्धा का मैसेज है वो चारों तरफ फैले। ठीक, देखो रामपुरवा बुल कैपिटल, वहां पे रामपुरवा में, कहां पे है रामपुरवा, हाँ है कहां पे रामपुरवा, बिहार में, फाउंड इन बिहार। ये जो रामपुरवा बुल कैपिटल पाया जाता है इस तरीके का दिखता है, उल्टे हुए कमल के आकृति घंटी के समान पे रखा हुआ एक बैल बनाया गया है। ठीक, और फाउंड इन बिहार, इट इज नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन में अब इसको रखा गया। फीचर्ड अ हाईली पॉलिश्ड बुल, इसको बहुत बढ़िया से पॉलिश किया गया, एकदम चमक रहा है ये। ठीक, उसी समय आज तक वैसा पॉलिश नहीं खोज पाए कि क्या क्या पॉलिश किया था, किससे किया था ये। ठीक, पॉलिश्ड बुल ऑफ एन इन्वर्टेड लोटस बेस विद इंट्रिकेट प्लांट मोटिव्स, इस पे प्लांट्स के बहुत सारे पौधों के मोटिव्स बनाए हैं, और उल्टा कलश पर इसको बनाया गया था, रामपुरवा बुल कैपिटल। अब रॉक कट केव्स देखते हैं, एक लोमस ऋषि के और दूसरा धौली केव। ये कहाँ है, दोनों दोनों बिहार में है। ठीक, ये उड़ीसा में है, और ये कहाँ पे है, बोधगया बिहार में, ये गया बिहार में है। रॉक कट केव है, क्रेव्ड एट द बराबर हिल नियर गया बिहार। इट वॉज डोनेटेड बाई दी अशोका फॉर दी आजीवक सेक्ट। और ये जो धौली केव है, लोकेटेड इन धौली हिल्स नियर द भुवनेश्वर उड़ीसा। इट कंटेन्स द रॉक कट एलिफेंट, ये हाथी बनाया गया था इसमें। ठीक, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिखा। तो ये इसको जो धौली केव है उसी उड़ीसा में, उसी को काट काट के बनाया गया था। एन अशोकान इंस्क्रिप्शन ऑन दी सेम रॉक, अशोकान पिलर, ये पिलर देखो अशोका का पिलर, मोनोलिथिक सैंडस्टोन पिलर विद एडिक्ट्स, मोनोलिथिक है ये, यानी कि सिंगल पत्थर से बना है।
ज्वाइंट नहीं है इसमें, ठीक। चुनार सैंडस्टोन, हाईली पॉलिश्ड, चुनार सैंडस्टोन का यूज किया गया, ठीक। पॉलिश टू अ माइनर, ये मिरर लाइक फिनिश, इसको मिरर लाइक फिनिश से पॉलिश किया गया, उसमें चेहरा दिख जाएगा, इतना फिनिश पॉलिश किया गया है। ऑफन टॉप्ड विद एनिमल कैपिटल, जो ये ऊपर वाला है इसको एनिमल कैपिटल, और इसके जस्ट नीचे है इसको एबेकस बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं, और ये पूरा मेनोलिथिक साफ्ट है, एक साफ्ट पर एक एबेकस है, एबेकस में उल्टा कमल का वो रखा हुआ है, ठीक। और उसी के जस्ट ऊपर क्या रखा है, कैपिटल, और इस कैपिटल में क्या क्या है उसको एक एक करके देखते हैं। सारनाथ लायन कैपिटल इरेक्टेड बाय द अशोका टू द कमेमोरेट बुद्धास फर्स्ट sermon एट सारनाथ, तो जो बुद्ध का फर्स्ट sermon सारनाथ में था उसको कमेमोरेट करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक। द कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 4 लायन, इस कैपिटल में 4 शेर हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक ऋषि के पीछे है। सर्कुलर अबैकस, एक सर्कुलर अबैकस है विद स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंट, इसमें जानवर क्या है ये भी पूछा है, एग्जाम में पूछा है कि 4 कितने लायन है, ठीक। एग्जाम में पूछा है कि इस अबेकस में कौन कौन से जानवर हैं, एलिफेंट, अ गैलोपिंग दौड़ता हुआ हॉर्स, अ बुल घोड़ा, बुल लायन, इस सेपरेटेड बाय ये इंटरवीनिंग धर्म चक्र, ये धर्म चक्र से सेपरेट हैं, और इसी के बीच में क्या है, लायन है, एलिफेंट है, हॉर्स है, और कौन है, बुल है। तो ये 4 जानवर हैं, ध्यान रखना इनको, ठीक। और ये जो ये है इसको धर्म चक्र के द्वारा, और बेल शेप्ड लोटस है, तो ये बेल शेप्ड लोटस पर ये बना है, ठीक। और जो इंडिया का ऑफिशियल जो क्या है, एम्बलम है, साइन है, सिंबल है, वो क्या है, नहीं, ये नहीं है, हाँ ये केवल याद, एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि एग्जाम में ध्यान रखना, द कैपिटल विदाउट द व्हील, जो ये यहाँ पे एक व्हील है और प्लस व्हील एंड द लोटस बेस, ये जो लोटस है उसको छोड़ के क्या है हमारा पूरा ये केवल इतना क्या है, हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये, ठीक। ध्यान रखना ये नेशनल एम्बलम, यूपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, सीडीएस 2023 में यही कि ये हटाया है कि नहीं, तो अब किसी को ध्यान नहीं रहता है कि ये हटाया होगा कि नहीं हटाया होगा, ये नहीं हटाया है, व्हील ये रखा हुआ है, एक व्हील यहाँ पे है, ये लोटस है, देखो ये लिखा है द कैपिटल विदाउट द व्हील एंड लोटस, व्हील और लोटस के बिना, ठीक। ये धर्म चक्र ये अलग है, व्हील यहाँ पर है, ये अबेकस है, ये पूरा ये अबेकस है आपका, और ये पूरा क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल कैपिटल है, अबेकस वाला पार्ट नहीं है, अब ठीक ध्यान रखना। सोशल लाइफ, अब मौर्य साम्राज्य के सोशल लाइफ को देख लो भैया। स्लेवरी एग्जिस्टेड, स्लेवरी थी उस समय, वुमेन्स स्टेटस वाज रिलेटिवली गुड, रीमैरिज क्या था, अलाउ था। टाइम हो गया क्या, हो गया, कौन है, हाँ इतना ही पढ़ लो भाई आज आप लोग, अरे इतना ही है ये, अभी बहुत है, 48 हो गया है। सोशल लाइफ, इसके बाद ये खत्म ही हो जाएगा, फिर शुंग वंश चालू होगा, इसे तो खत्म करा लेने दो। सोशल लाइफ देखो, उस समय इंडिपेंडेंट सेक्स वर्कर्स होते थे, ओवरसीन बाय द गणिका अध्यक्ष, जो सेक्स वर्कर्स होते थे उनको ओवरसी करता था कौन, गणिका अध्यक्ष। डाइवोर्स होता था उसे क्या बोलते थे, मोक्षा। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड द डेथ्स हैपेंस अंडर द डायनेस्टी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ यानी कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता था बर्थ का और डेथ का उस समय। पाटलिपुत्रा कॉल्ड द क्यून्स ऑफ वर्ल्ड सिटीज, क्यून ऑफ वर्ल्ड सिटीज पाटलिपुत्रा को बोला जाता था उस समय। सक्सेसर्स ऑफ दी अशोका डिक्लाइंस, अब देखो अशोका का डिक्लाइन देखते हैं और उसके सक्सेसर के बाद। अशोका डाइड इन 232 बीसी इन पाटलिपुत्रा, सक्सीडेड बाय सन कुणाल, उसका कुणाल पुत्र आता है। ग्रैंड सन दशरथ रूल्ड 8 ईयर, also took the title of the देवनाम प्रिया,
देवनाम प्रिया का टाइटल लेता है। बिल्ट 3 caves एट नागार्जुन हिल फॉर आजीवक सिख। नन ऑफ अशोका सक्सेसर वाज कैपेबल। कोई भी इसके अशोका के जो सक्सेसर थे कैपेबल नहीं थे। लास्ट मौर्यन रूलर जो था वो कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था लास्ट रूलर। वीक था, इनकम्पिटेंट था। खारवेला ऑफ कलिंगा, जो खारवेला कलिंगा का था, इसी के समय में क्या होता है? फ्रीड कलिंगा फ्रॉम द मगध ड्यूरिंग द दिस डिक्लाइन। तो जो कलिंग युद्ध से जीता था अशोक ने, इसी खारवेला का बृहद्रथ के समय में चला गया, यानी कि बृहद्रथ के समय में कलिंग अपना ऑटोनॉमी ले लिया। ठीक। बृहद्रथ वाज अ कमांडर। जो बृहद्रथ का कमांडर था वो कौन था? पुष्यमित्र सिंह। ये एक ब्राह्मण था। ठीक। तो उस समय देखो ब्राह्मण्स क्या करते थे? केवल यही बस नहीं करते थे, ब्राह्मण युद्ध भी कर रहे थे, यानी कि क्षत्रियों का भी कर्म कर रहे थे। तो ब्राह्मण को देखो, ब्राह्मण को इसलिए सुप्रीम माना जाता था क्योंकि उनके पास नॉलेज थी, और अल्टीमेटली पूजा इसी किसकी की जाती है? ज्ञान की, नॉलेज की। इसीलिए उनको सुप्रीम माना जाता था, यही रीजन। किसी के पास भी नॉलेज होगा उसको सुप्रीम माना जाएगा, चाहे जो हो। ठीक। तो यही रीजन था। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी क्या की? हत्या कर दी ड्यूरिंग द मिलिट्री रिव्यू एंड द फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य जैसे ही ये बृहद्रथ की हत्या के पश्चात क्या होता है? मौर्य साम्राज्य का समाप्त हो जाता है। अब ब्राह्मण साम्राज्य बनता है पुष्यमित्र शुंग के अंतर्गत। अब मौर्य साम्राज्य के गिरने के कारण क्या थे? अशोका ने वॉर पॉलिसी छोड़ दी थी, इसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। एक्सेसिव इंक्लेशन टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा एक्सेसिव इंक्लेशन हो गए, जिससे क्या हुआ? अन्य धर्मों के प्रति वो हो गया, तो रोष हो गया जनता में। ठीक। मैसिव डोनेशंस टू द बुद्धिस्ट, बहुत ज्यादा डोनेशंस देने लगे। ठीक। बुद्धिस्ट मांग कॉजिंग द इकोनॉमिक स्ट्रेन। तो आपके क्वेश्चंस में अगर ये स्टेटमेंट में ऐसे दे दिया तो कम से कम पता तो रहेगा कि बुद्धिज्म का फॉल क्यों हुआ था। नहीं तो अभी तो इसके पहले तो नहीं पता रहा होगा कि क्यों फॉल हुआ था मौर्य साम्राज्य का। बिगेस्ट कॉज था इनकम्पिटेंट सक्सेसर आफ्टर द अशोका प्लस ये रामपंत ऑफिशियल करप्शन। रैम्पेंट जो करप्शन हो रहे थे, रैम्पेंट मतलब बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ह्यूज अमाउंट में। नोट इन द मौर्यन कैलेंडर द ईयर बिगन विद द मंथ ऑफ द, जो मौर्य साम्राज्य के समय एक कैलेंडर जारी हुआ था वो कब से होता है? जुलाई से शुरू, जिसे आषाढ़ से बोलते हैं। ठीक। तो मौर्य साम्राज्य खत्म, समरी देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य था 322 से 298 बीसी तक फाउंडर था चाणक्य। डिफीटेड सेल्यूकस, मैरिड कार्लेनिया, बिंदुसार 298 से 269 तक आजीवक का फॉलोअर था। अशोका ने क्रश किया था रिवोल्ट तक्षशिला में, और गवर्नर अशोक कहाँ का था? उज्जैन का। और अशोक को आता है कब? 269 में आता है, और 261 में कलिंग का युद्ध लड़ता है 8 साल बाद, और हार्ट ट्रांसफॉर्म्ड होता है उसका, धर्म घोषा से धर्म, ये बैरी घोषा से धर्म घोषा की ओर आता है, और धर्म स्प्रेड करता है। 255 थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के समय में पाटलिपुत्र में कंडक्ट की जाती है। अशोका की मृत्यु होती है, उसका पुत्र कुणाल आता है, फिर दशरथ आता है और उसका सक्सेसर इनकैपेबल होते हैं। फिर बृहद्रथ आता है, उसका पुत्र लास्ट मौर्यन रूलर होता है बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या करता है और शुंग वंश की स्थापना कर देता है, जो कि एक ब्राह्मण संप्रदाय साम्राज्य था। यहाँ से एक ब्राह्मण साम्राज्य का शुरुआत होगा। ठीक। अब यही जो सातवाहन है वो भी ब्राह्मण से। अब जो सबसे ज्यादा रूल किए, मतलब वो किए, मतलब ये गुप्त इसके बाद, इसके आगे जो चंद्रगुप्त मौर्य, अब ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश और उधर सातवाहन वंश। अब देखना, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी खत्म, मौर्य साम्राज्य खत्म, तो मौर्य कई विखंडित हो गया। मौर्य साम्राज्य जब विखंडित हो गया, यानी कि कई छोटे छोटे उसमें अबेबल रूलर नहीं रहे, तो पश्चिम से आक्रमण बढ़ जाएंगे। और जैसे यानी कि अब क्या होगा? कौन सा समय चल रहा है यहाँ पे? 200, अशोका इस समय मर गया, और इसके बाद लगभग ये समय जो आ गया है लगभग 150 बीसी के आसपास का, 150 बीसी के पास आक्रमण बढ़ जाएंगे। ग्रीक, पर्शियन, बैक्ट्रियन आक्रमण, और ये क्या नाम है, शक, हूण, ये सब पश्चिम से भारत की ओर बढ़ना चालू करेंगे कि भारत पर आक्रमण करें और क्या करें, अपना साम्राज्य स्थापित करें। और उसी में शक, हूण कुछ हद तक काबिज भी होते हैं। और वही जब उधर से आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर जो सातवाहन रहते हैं वो सातवाहन इधर जाने लगते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, तो इन्हीं सातवाहन को आंध्रा सातवाहन बोला जाने लगता है। और फिर क्या होता है, यहाँ उज्जैन तक आ जाते हैं रुद्र दामन, फिर वही रुद्र दामन यहाँ पर ये शुंग वंश का वो किसका था? शक का, शकों में था वो। तो ये विदेशी आक्रमण थे जो रुद्र दामन थे। यही गिरनार में वो क्या कराता है, रुद्र दामन अपना शिलालेख। ठीक।
कराता है, तो उसी में पता चलता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का वहां तक एक्सटेंड था। ठीक, रुद्रदामन ने भी करा। अब यहाँ से आपका शुंग वंश कल से चालू होगा। शुंग वंश के बाद ये पोस्ट मौर्य, ये शुंग वंश क्या है, पोस्ट मौर्यान वाला पार्ट है, तो पोस्ट मौर्यान वाले रीजन को कल खत्म करेंगे।